नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो पर्यावरण और भूगोल पर आधारित हम आपको अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे जो है वो इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 13। इससे पहले हमने इसी का पार्ट नंबर 12 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ईवीएस नाम से अलग से मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। जो आपके प्रश्न है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर उससे, जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था। प्रश्न मैंने पूछा था कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। 4 ऑप्शन भी दिए थे: 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। आपसे अधिकतम दूरी के संबंध में जो है यहाँ पर मैंने प्रश्न पूछा था। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यानी कि 4 जुलाई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। जो जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया था उसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक ने कमेंट भी किया था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आप लोगों के साथ भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि जो 4 जुलाई है इसको सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है वो होता है पृथ्वी। तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है उसके संबंध में, इस स्थिति को जो है वो अपसौर के नाम से जाना जाता है। और यदि बात करें पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी के संबंध में, तो वो आपका 3 जनवरी को होता है और उस स्थिति को उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो ये अपसौर और उपसौर, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा आप यदि इसमें कंफ्यूज हो तो इसको मैं ट्रिक से भी यहाँ पर जोड़ देता हूँ। देखिए, आप सौर में थोड़ा सा यहाँ पर शब्द आपका बन रहा है। यहाँ पर अगर आप एक डंडा इस प्रकार लगा देंगे आ की मात्रा का, तो आप और सौर यानी कि आप सारे लोग कोविड-19 में क्या देख रहे हैं? अधिकतम दूरी बनाए रख रहे हैं। तो आप सारे लोग यानी अपसौर में क्या होता है? अधिकतम दूरी की बात की जाती है। और एक यदि आपको याद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक इसका अपोजिट है, वो भी आपको याद हो जाएगा। तो जब भी आप सौर पूछा जाए आपसे, तो तुरंत आपको उसे वर्ड बनाना है आप सारे लोग, और अधिकतम दूरी आप कोविड से समझ जाएंगे। तो ये आपका इस ट्रिक से आप जोड़ सकते हैं। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना इस वीडियो का प्रश्न। इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है: हिमालय की उच्च या ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है: जम्मू कश्मीर में, नेपाल में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सिक्किम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिक्किम में स्थित है। थोड़ा डिटेल में हम कह सकते हैं कि ये सिक्किम के उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें नेपाल जो है उसकी सीमा पर जो है वो स्थित है। ऊंचाई की यदि बात करें कंचनजंगा की, तो ऊंचाई है इसकी 8,586 मीटर यानी कि 8,586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे कम देखने को मिल रहा है कुछ 1-2 दिन से। तो कोशिश ये कीजिए कि इन 20 प्रश्नों को, यदि आपको लाइव वाले टाइमिंग यानी कि शाम 8 बजे समय नहीं मिल रहा है, तो आप बाद में ही अवश्य देख लीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब पेपर आएंगे तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो पढ़ाई से जितना ज़्यादा आप दूर भागेंगे उसका डबल पढ़ाई आपसे दूर भागती है। ये जान के चलिए, यानी कि ये समझ के चलिए कि आपको पढ़ाई जो है अपनी बिल्कुल भी बीच में स्टॉप नहीं करनी। भले पूरे दिन में आप आधा 1 घंटा ही पढ़ें, पर पढ़िए अवश्य। क्योंकि यदि आपने पढ़ना छोड़ दिया तो बिल्कुल आपका मन यदि एक बार पढ़ाई से हट गया तो फिर दोबारा पढ़ाई में लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं केवल 20 प्रश्न इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, और आप समय के साथ साथ जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आएगी हम उसको और अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा।
और मन लगा कर पढ़िए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस देश को यूरोप का भारत बोला जाता है? चार ऑप्शन है, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया या मॉरिशस। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। यूरोप का भारत जो है इनमें से किसे बोला जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। किस देश को यूरोप का भारत बोला जाता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए इटली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है और इटली आपका एक यूरोपीय देश के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? एशिया के संबंध में पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है तिब्बत का, दूसरा कह रहा है दक्कन का, तीसरा कह रहा है मंगोलिया का और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पठार आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि तिब्बत का पठार आपका विश्व का सबसे बड़ा पठार है। एशिया के अंतर्गत भी आप इसे रखेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, किसी का गलत नहीं होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ए 5 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो सभी को मालूम है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इस वर्ष यानी कि 2020 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी, जिसको एकदम रट के रखिए, बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम जिसे कहते हैं जैव विविधता। तो ये जो है इस बार की थीम थी, डी डाइवर्सिटी, DIVERSITY, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता इस बार 2020 की थीम थी। और मनाया कब से जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 1974 से आपको मनाया जा रहा है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, और 2020 यानी कि इस वर्ष के लिए जो कोलंबिया है उसने इसकी मेजबानी जो है वो की है, और 2019 में चाइना ने जो है इसकी मेजबानी की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा। तंगड़ी पुप्पू किस राज्य का राजकीय पुष्प है? चार ऑप्शन है, बताना है तंगड़ी पुव्वू किस राज्य का राजकीय पुष्प है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या केरल। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो आपका तेलंगाना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तेलंगाना जो है इसकी राजधानी क्या है? तो हैदराबाद इसकी जो है वो राजधानी है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, के चंद्रशेखर राव। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा प्रश्न क्या है? अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? चार ऑप्शन है, सवाना, थार, सहारा या कालाहारी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल बिल्कुल सही हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल के बारे में आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल यही है आपका विश्व का, यदि पूछा जाए तो। और जो सहारा नाम है वो रेगिस्तान के लिए एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी भाषा भी आपको अवश्य पता होना चाहिए कि किस भाषा से संबंधित है। तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम है सहरा, इससे जो है वो लिया गया है। मैं फिर से लिख देता हूँ, सहरा जो है इससे जो है वो लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य जो है वो कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो में कराए गए प्रश्न पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से छांटना है आपको, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला
राज्य जो है वो इनमें से कौन सा है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो पहला ऑप्शन आपका महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। असम के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ या पश्चिम बंगाल के साथ। मैप पर आधारित आपको बहुत इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। बताना है आपको कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो असम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो असम की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जोहान्सबर्ग को कहा जाता है, किम्बरले को कहा जाता है, केप टाउन को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या किसको लेकर पूछा गया है। हीरो का नगर यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी किम्बरले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के इस यानी कि किम्बरले को हीरो का नगर जो है वो कहा जाता है। किम्बरले जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत जो है उसकी राजधानी है। किसका, उत्तरी केप प्रांत की जो है वो राजधानी है। और नदियों के संबंध में बात करें तो वॉल नदी और जो ऑरेंज नदी है उसके संगम स्थल से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में जो है ये स्थित है। ऐतिहासिक रूप से ये हीरे के खनन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, इसीलिए हीरो का नगर जो है इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका अगला कह रहा है 10वां भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। चार ऑप्शन है, बताना है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। फुलहर झील के संबंध में जो है आपको बताना है कि कहाँ जो है ये स्थित है। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें यूपी के अंतर्गत और डिटेल में, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधव टांडा के समीप एक झील जो है वो है। परंतु जिला तक आप याद रखें, इतना जो है वो काफी होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गोमती नदी है उसका उद्गम इसी झील से माना जाता है, यानी कि फुलहर झील से ही माना जाता है गोमती नदी का उद्गम। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। धान की फसल, गेहूं की फसल, गन्ना की फसल या मक्का की फसल। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर धान बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। चार ऑप्शन है, कील नहर, सू नहर, स्वेज नहर या पनामा नहर। आपको बताना क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी स्वेज नहर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा स्वेज नहर से प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किन किन दो सागरों को जोड़ती है। तो उसके लिए एक छोटी सी आप ट्रिक याद रखिए, वो ट्रिक क्या है, स्वाभूला। तो बस इसको याद रखिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। स्व जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे आप कहेंगे स्वेज नहर, स्टार्टिंग में देखिए स्व आता है। और जो भू लिखा हुआ है इससे आपका हो जाएगा भूमध्य सागर। और जो आपका यहाँ पर ला लिखा है इससे क्या हो जाएगा, लाल सागर। यानी कि आपसे यदि पूछा जाए किसको किसको जोड़ती है तो आप कहेंगे स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है वो जोड़ती है।
और निर्माण की यदि बात करें तो 1858 में, कब? स्वेज नहर के निर्माण की मैं बात बता रहा हूँ। 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। ये नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फर्डिनेंड। तो इनकी देख रेख में कह सकते हैं स्वेज नहर का निर्माण जो है वो हुआ था 1858 में। और नेट पे यदि आप देखेंगे तो अधिकतर जगह 1859 भी आपको देखने को मिलता है। तो निर्माण की शुरुआत लगभग इसी के आसपास मानी जाती है। 13 प्रश्न कह रहा है कि समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सिंधु। तो आपको बताना है समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान में रखा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए गंगा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार इस पर बेस्ड योजनाएं चलाई जा रही हैं इसकी सफाई से संबंधित। तो आपका ऑप्शन ए गंगा नदी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, जोड़ती है? 4 ऑप्शन है, सू, पनामा, कील या स्वेज। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको कौन सी नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जो है वो मिलाती है। 4 ऑप्शन है, छांटते हैं आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जो है वो मिलाती है? तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी कील जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कील नहर जो है ये इन दोनों को जोड़ती है, बाल्टिक सागर जो है उसको उत्तरी सागर से। उसके अलावा 1948 तक केसर विल्हेम नहर के नाम से इसे जो है वो जाना जाता था। केसर विल्हेम नहर, नाम भी चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केसर विल्हेम नहर, इसके नाम से इसे 1948 तक जो है वो जाना जाता था। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जो है वो जोड़ती है। और आप चाहें तो इसे भी, इससे पहले जो ट्रिक से जोड़ा था उसी प्रकार से इसे जोड़ सकते हैं, जैसे उसमें स्वा बोला था। तो यहाँ पर क्या, स्टार्टिंग का केवल ले लीजिए की, और यहाँ पर बाल्टिक का बा और उत्तरी का ऊ, तो की बाऊ आपका इस प्रकार से एक शब्द बन जाएगा। उसको एक दो बार आप रिपीट करेंगे, आपको उस प्रकार से भी याद हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन नदी पर, पराना नदी पर, कोरोनी नदी पर या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। प्रश्न भी देखिए इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अभी जो मैं बातें बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी यानी कि कोरोनी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार अभी कोरोना चल रहा है उसी से आप थोड़ा सा इसको जोड़कर याद रख सकते हैं। एंजल जलप्रपात कोरोनी जो है किस नदी पर स्थित है? तो कोरोनी नदी पर। और थोड़ा सा और डिटेल में आप कह सकते हैं तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से पूरा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है इसके वेनेजुएला, वेनेजुएला में कोरोनी नदी जो है उस पर जो है स्थित है। ऊंचाई लगभग इसकी 979 मीटर और गहराई की बात करें तो 807 मीटर है। ये जो है आपकी गहराई है, ये जो है आपकी ऊंचाई है। तो इतनी सभी बातें आपको इसके संबंध में क्यों याद रखनी है? इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में सारी चीज़ें आपको याद अवश्य होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, उसके साथ साथ एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, वो है जलप्रपातों की संख्या। तो 47 के लगभग जो है वो बताई जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। प्रश्न कह रहा है कि भारत में लवणीय और क्षारीय जो मृदा है उसको यह भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, कल्लर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है या बांगर कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। तो आपका पहला वाला ऑप्शन कल्लर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में लवड़ी है और जो क्षारीय मृदा है उनको इस नाम से भी जाना जाता है। 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? कलोल, अंकलेश्वर, मेहसाना या डिगबोई। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है? बस इतना ही आपको यहाँ पर प्रश्न में ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी डिगबोई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दूसरी चीज आपको डिगबोई के संबंध में ये भी याद होनी चाहिए कि डिगबोई आपका भारत के असम राज्य के अंतर्गत जो है वो आता है। किस राज्य में आता है? असम राज्य के अंतर्गत जो है वो आता है। और डिगबोई जो है वो असम के तेल नगरी के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और डिगबोई में ही एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन भी जो है वो किया गया था। और 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी भी जो है उसको शुरू किया गया था। SCERT वाली यदि आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में दिया भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? रावी नदी, ताप्ती नदी, व्यास नदी या दोन नदी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी व्यास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बा नहीं होता, ये वाह होता है, आदि वाह। तो पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? व्यास जो है वो नदी पर किया गया है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप अभी तक नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19 कि किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है? फास्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटास उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी पोटास उर्वरक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं भारत पूरी तरीके से आयात पर जो है वो निर्भर है। आयात निर्यात क्या होता है? जब बाहर से कोई चीज़ यहाँ मंगाई जाती है, यानी कि बाहर से कोई चीज़ आती है, जैसे कि विदेश से कोई चीज़ मंगाई जाती है, तो उसे आयात कहते हैं। आने का मतलब ही है आया, यहाँ पर वर्ड लिखा है आयात। और निर्यात मतलब यहाँ से कोई चीज़ बाहर जा रही है, विदेश में जा रही है। यहाँ पर कोई चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो बाहर जा रही, तो उसको हम निर्यात के अंतर्गत रखते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि कौन सा देश इनमें से स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ हमारा ये पार्ट आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कंप्लीट प्लेलिस्ट इस सब्जेक्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की, सुपर टेट की, सी टेट की, अलग अलग आपको चैप्टर वाइज प्रश्न की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर भी यदि ना मिले कमेंट करके भी आप जो है वो मांग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।